और आज की बड़ी बहस पर आज एक बार फिर से लौटेंगे। आपको बता दें कि खासतौर से आज बड़ी बहस में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो पर्यावरण इस समय आप देख रहे हैं कि प्रदूषित होता हुआ नजर आ रहा है, दरअसल इसके असल कारण क्या है। क्या सिर्फ दीपावली में आतिशबाजी की वजह से यह प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता है या इसके और भी कारक हैं, और साल दर साल ये बढ़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है, सवाल इस बात का भी है। ज्यादातर जगहों पर आप देख रहे हैं कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बेहद खराब है। हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश तक अगर आप देखें, हर जगह आपको इसी तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी। पूरे देश का भी हाल हम आपको दिखा रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फतेहाबाद, फिर फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का शहर, इसी तरह से आप गाजियाबाद में देखेंगे यहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कितना खराब है। और इसी तरह से पूरे देश के अंदर इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ज्यादातर जगहों पर आपको गुणवत्ता के हिसाब से अगर आप उसको चेक करेंगे तो बहुत विपरीत है। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसे सुधरे, इस पर क्या काम होना चाहिए, किस तरह से सरकारों को इस पर काम करना चाहिए, आपकी और हमारी इसमें जिम्मेदारी और भागीदारी क्या है, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि निश्चित तौर पर पटाखों से प्रदूषण फैलता है, लेकिन सिर्फ पटाखों से ही प्रदूषण फैलता है, इसको लेकर के कई तरह की आप देखते हैं कि जो विवाद हैं वो भी रहते हैं। और खासतौर से दीपावली पर जब पटाखों को बिक्री को लेकर के या फिर पटाखों को न फोड़ने को लेकर के प्रशासन निर्देशित करता है, तो फिर लोग पटाखों को ये कहते हुए भी फोड़ देते हैं कि पूरे साल ये प्रदूषण रहता है, तो दीपावली पर आखिर पटाखे क्यों नहीं जलाने दिए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे बढ़ते हुए प्रदूषण को रोका जाए और इसको लेकर के क्या एक प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह से इस पर रोक लगे, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपकी और हमारी जिंदगी के साथ, हमारी सेहत के साथ जुड़ा हुआ बेहद गंभीर विषय है। और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दीपा त्यागी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर हैं लोकबंधु अस्पताल के। डॉक्टर दीपा त्यागी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। डॉक्टर अजय नागपुरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं एयर क्वालिटी वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर अजय नागपुरे जी, आपका भी स्वागत इस चर्चा में। और एक गौड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं। एक गौड़ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय नागपुरे जी, इस चर्चा की शुरुआत आज मैं आपके साथ करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि अभी पिछले कुछ सालों में ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिन पर दिन खराब होता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। इसके क्या कारण हैं, क्यों हम लोग देखते हैं कि हर साल और स्पेशली दिवाली के आसपास ये और ज्यादा खराब होता है, इसके पीछे की क्या वजह है, मैं आपसे समझना चाहूंगा। नमस्ते। सबसे पहले मैं तो बताना चाहूंगा कि जो पिछले मैं कहूँ 10 साल से या 15 साल से जो हमारे देश में जो वायु प्रदूषण का जो स्तर है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। इसका एक मुख्य कारण है कि हम प्रगति कर रहे हैं, और प्रगति के साथ साथ क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल पॉपुलेशन बढ़ रही है, व्हीकल ऑनरशिप बढ़ रही है। उसके अलावा जो है कि मेटेरोलॉजिकल कंडीशन जो पर्यावरणीय जो हमारे वातावरण की जो स्थिति होती है, जिसे हम एक मिक्सिंग हाइट कहते हैं, वह जो है उसका भी स्तर विभिन्न समय में परिवर्तित होते रहता है। दूसरे सोर्सेस हैं जैसे कि जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट बर्निंग है, बहुत सारे शहरों में पॉपुलेशन की वृद्धि तो हो गई, परंतु उसके साथ क्या हो रहा है कि सॉलिड वेस्ट का हम प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण जो वेस्ट का बर्निंग होता है। उसके अलावा जो है कि जो हाउस होल्ड जो कुकिंग फ्यूल है, तो अभी क्या हो रहा है कि काफी अच्छी योजनाओं के कारण हमारे जो हाउस होल्ड कुकिंग फ्यूल में जो प्राइमरी फ्यूल यूजेस में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा क्या होता है बिहेवियर होता है कि कई लोगों को खाना पकाना जो है कि लकड़ी में अच्छा लगता है, तो वो एलपीजी के साथ साथ दूसरे फ्यूल का भी उपयोग करते हैं। तो उनका प्रतिशत जो है कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये विभिन्न कारक हैं। और जिस प्रकार से आप कहते हैं दीपावली के जो क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं, तो जिस प्रकार के पराली जलाने से, ट्रांसपोर्टेशन से और दूसरे विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जो प्रदूषण फैलता है, तो उसी प्रकार से पटाखे भी एक स्रोत है। और कोई भी चीज अच्छा अगर अचानक आ गई, मान लो एक पानी एक है और अचानक बाढ़ आ जाती है, तो स्थिति तो भयावह बन जाती है। तो इस समय दीपावली में पटाखे बहुत ज्यादा मात्रा में फोड़े जाते हैं, और उसका मुख्य जिसके कारण प्रदूषण स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। आज मैं लखनऊ में है और कल मैंने स्थिति यहाँ देखा, बहुत ही भयावह थी। वैसे आई थिंक
जो पोल्यूशन लेवल था बहुत हाई था। तो यही विभिन्न स्रोत है जो जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। लेकिन डॉक्टर अजय नागपुरी जी, एक चीज मैं और थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, खासतौर से हालांकि पोल्यूशन तो हम लोग देख रहे हैं कि लगातार एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये वाला जो मंथ होता है अक्टूबर या नवंबर वाला, इसके मिड में हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ज्यादा, और स्पेशली दिल्ली एनसीआर के आसपास का जो इलाका है यहां पर ये तो ऐसा लगता है कि जैसे स्मॉग हर तरफ आपको नजर आएगा, और अब तो कमोबेश वही स्थिति लगभग हम लोग को हर जगह देखने को मिलती है। इसके पीछे क्या वजह है? सिर्फ पराली को जिम्मेदार ठहरा देना, क्या ये एक स्पेसिफिक कारण है, या इसके कुछ और भी कॉज हैं जो काम करते हैं, स्पेशली इसी सीजन या इसी मंथ में ये और ज्यादा क्यों बढ़ता हुआ दिखता है? देखिए, सिर्फ पराली को तो हमें जो है कि जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा। इसके विभिन्न स्रोत, इंडस्ट्री है, पावर प्लांट है, विभिन्न प्रकार के जो वेस्ट बर्निंग है, और इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि इस मौसम में जो मिक्सिंग हाइट होती है, जैसे मिक्सिंग हाइट जो हवा जो होती है, हवा की जो मिक्सिंग होती है, जो वातावरण में ऊपर से नीचे होते रहती है और इधर से उधर होते रहती है, वो मिक्सिंग हाइट की जो है वो कम हो जाती है। तो इस कारण समझ लीजिए कि एक बॉक्स है, बॉक्स का साइज बड़ा है पिछले सीजन में, और उसमें समान स्रोत है, लेकिन अभी इस समय क्या होता है कि वो बॉक्स छोटा हो गया और लोग चीजें, मात्रा, वही सब चीजें, तो जब बॉक्स छोटा हो जाएगा तो जो उसमें जो कंसंट्रेशन है वह बढ़ जाएगा। तो यह मुख्य कारण है कि जो विंटर के समय है, इस कारण वायु का प्रदूषण और ज्यादा बढ़ जाता है और हम लोग ज्यादा एक्सपोज होते हैं। एक और जी आपसे अब मैं ये समझना चाहूंगा, एक पर्यावरणविद होने के नाते, एक्सपर्ट होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं इस समय की जो मौजूदा स्थितियां बनी हुई हैं, या जैसा कि अभी डॉक्टर अजय नागपुरी जी ने भी बताया कि पिछले 7-8 सालों में ये और ज्यादा गंभीर होता हुआ हमको दिखता है, क्योंकि ये जो हम लोग लगातार ग्राफ देख रहे हैं या ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें ज्यादातर जगहों पर रेड नजर आ रहा है। क्या वजह है, क्यों इसको हम लोग अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और कैसे ये बढ़ता हुआ हम लोगों को दिख रहा है, क्या कारण इसके पीछे काम कर रहे हैं? एक पर्यावरण एक्सपर्ट होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं? एक और जी। एक और जी, मुझे लग रहा है शायद आपका ऑडियो म्यूट है, एक बार उसको अनम्यूट कर लें। सब दर्शकों को नमस्कार जी। जो अजय जी ने बात करी उसी को लिए मैं आपके दर्शकों को आगे बढ़ाता हूं, एक कॉमन आदमी के समझ से लिए। जी जी जी। इन दिनों में क्या है, जैसे नागपुरी जी ने कहा, दिन और रात के टेम्परेचर में काफी फर्क हो जाता है। हवा कम चलती है, ऊपर उड़ नहीं पाता पोल्यूशन, वहीं बॉक्स के जैसे उन्होंने कहा रह जाता है। उसके ये तो एक कारण हो गया, जब एक चीज हवा ही नहीं चलेगी और प्रदूषण दिन और रात के टेम्परेचर में फर्क हो गया, वो ऊपर जा ही नहीं रहा, वो बैठ के नीचे ही आ रहा है। सबसे बड़ा कारण वो होता है जो आपने कहा ना, इस महीने में क्यों है। उसके अलावा अगर डाटा देखें, इस साल कुछ कम हुआ है, वरना अबाउट 30 मीट्रिक टन हमारा जो राइस हस्क है वो जलता है इन दिनों के। तीसरी कारण जो हम सब बातें करते हैं, गाड़ियों का पोल्यूशन है, डीजल इंजन है, वो भी रीजन है। एक और चीज जो सबके नोटिस से आमतौर पे निकल रही है, जो हमने 4 साल से स्टडी किया, जो गाड़ी चलती है हमारी कार, उसके एक टायर का 10,000 किलोमीटर चलने के बाद 650 से 800 ग्राम वजन कम हो जाता है। ठीक है जी, ये हिस्टोरिकल डाटा है, पूरा स्टडी करी गई थी। वो जो वजन कैसे कम होता है, जब गाड़ी चलती है सड़कों पे, उसमें माइक्रो जो रबर्स के कण हैं वो हवा में मिल जाते हैं, बहुत हल्के होते हैं। वो एक बहुत बड़ा कारण है हाईवेज के आसपास में वो करने के लिए। तो ये तो है कारण। अब करना क्या है, कैसे करना है, बहुत सारे कारण है। जो एक सबसे बड़ा कारण दिल्ली में किया गया था आज से 20-25 साल पहले, शीला दीक्षित जी के समय में कोर्ट के आदेश पे, कोई राजनेता नहीं करते हैं, क्योंकि वो दे थिंक ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन, नॉट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, ये फर्क हो जाता है जी। तो कोर्ट ने कहा था सीएनजी बसें चलाइए। तो आपको याद होगा उस समय सीएनजी बसें में बड़ी प्रॉब्लम आई थी, बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, सब कुछ, लेकिन चल गई। उसके बाद हमारा दिल्ली का इंडेक्स काफी इंप्रूवमेंट हो गया था। तो इसी तरह के स्टेप लेने की हर तरफ जरूरत है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें बढ़ानी पड़ेगी, इंडस्ट्री में डीजल से सीएनजी पीएनजी पे शिफ्ट करना पड़ेगा, गाड़ियों की तादाद कम करनी पड़ेगी। और जो नागपुरी ने दूसरी बात बताई, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके बारे में हमारा बहुत ही गड़बड़ काम है। बहुत सारे काम सरकार कर भी रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता तू अभियान भी चलाया था अभी, उसके अंतर्गत एक नारा दिया गया था कि सॉलिड वेस्ट को हम ड्राई और वेट के अंदर सेग्रीगेट करें और रिसाइकलिंग वगैरह हो। वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब ये इंडेक्स होगा ठीक। और
और दूसरा है कि अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट के बारे में भी ग्लासगो में मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी हमने एक कमिटमेंट लिया है कि हम कार्बन प्रिंट इतना कम करेंगे। ऑफ कोर्स जो कोयला बंद करने की बात है उस पर भारत ने साइन नहीं किए 3-4 कंट्री, बिकॉज वी आर दी वन ऑफ द मेजर कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। हम नहीं चाहते कि एकदम से हमारी इकोनॉमी को धक्का लगे। ये बात है जी सारी। डॉक्टर दीपक त्यागी जी, आप इसको कैसे देखते हैं? डॉक्टर होने के नाते कितना हानिकारक है, कितना घातक है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि हम लोग तो रेड जोन सिर्फ देख पा रहे हैं, लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, थोड़ा दर्शकों को समझाएं। डॉक्टर दीपक त्यागी जी, आप भी अपना ऑडियो एक बार अनम्यूट कर लें। आवाज आई? जी 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 जी। हाँ, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को असर पड़ता है, ये तो हम कॉमन सेंस से सभी समझ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर होने के नाते मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी पेनिट्रेट कर जाते हैं और इससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बिकॉज जब ब्लड में ये पॉल्यूटेंट सर्कुलेट होते हैं तो ये हर जगह पहुंचते हैं बॉडी में, ब्रेन में भी जाते हैं जहाँ से हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। खास तौर से रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर इसका बहुत बुरा असर देखा गया है और गर्भवती महिलाएं जो अपने बच्चे को भी नर्चर कर रही हैं अपने यूट्रस के अंदर, उनके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट होता है। बच्चे ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, यहाँ तक कि इंट्रायूट्राइन डेथ भी ऑब्जर्व की जाती है। जैसे सल्फर ऑक्साइड जैसी गैसेस हैं, ये एसिडिक होती है नेचर में और आप जानते हैं कि हमारे अंदर पीएच बहुत क्लोज रेंज में मेंटेन किया जाता है, यानी एसिड बेस का बैलेंस। तो सल्फर ऑक्साइड से जो एसिडिक शिफ्ट होता है, उस एसिडिक शिफ्ट से छोटा बच्चा पेट में पल रहा हो या 5 साल से छोटा बच्चा हो, इनमें अचानक मृत्यु की इंसिडेंस बहुत बढ़ जाती है। तो ये उससे हार्मोन्स पर और ब्रेन पर जो असर पड़ता है उससे नर्वस सिस्टम बहुत अफेक्ट होता है और डिप्रेशन जैसी बीमारियां जो हम समझ भी नहीं पाते कि सब कुछ ठीक है फिर डिप्रेशन क्यों हो रहा है, तो वो ऐसी बीमारियां भी इससे सामने आती हैं। तो आप समझिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होने से तो हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, लेकिन जब गैसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और लेड और ऐसी चीजें एब्सॉर्ब होकर जाती हैं तो वो पूरी बॉडी में एक पॉइजनिंग का इफेक्ट करती हैं और एसिडिक बैलेंस की तरफ शिफ्ट होने की वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये बहुत अलार्मिंग है और हम लोगों को इसके बारे में काफी गंभीरता से सोचना चाहिए और कम करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। डॉक्टर अजय नागपुरी जी, क्या आपको लग रहा है कि ठीक है, हालांकि ये तो एक बहुत लॉन्ग वे प्रोसेस है, हम लोग आज से लगेंगे तब भी हमको इसको बहुत कंट्रोल करने में एक लंबा वक्त लगेगा, लेकिन वो अप्रोच या वो एफर्ट भी क्या आपको नजर आता है दोनों तरफ से, चाहे हम लोग प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तौर पे इसको समझने की कोशिश करें या इंडिविजुअली हम लोगों की भी जो जिम्मेदारी है, क्या आपको लग रहा है कि लोग अवेयर हैं या हमारी सरकारें, हमारा प्रशासन वो अवेयरनेस या फिर उस दिशा में कहीं बढ़ता हुआ कोई काम आपको क्या दिखता है? देखिए, मतलब मैं आपको कंपैरिजन में बताऊंगा कि अगर हम पिछले 10-20 साल से कंपेयर करें तो वर्तमान में काफी कुछ अच्छे काम हुए हैं। जैसे कि ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसके बाद जो है कि हर शहर के लिए जो इन्होंने कहा कि क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम बनाना है और लोग काम कर रहे हैं, तो स्टार्ट अच्छा हुआ है। लोगों में अवेयरनेस आई है, तो लेकिन मैं उसमें भी एक ये है कि बड़े शहरों में, दिल्ली में और बड़े शहरों में भी उन लोगों में जो हाई सोशियो इकोनॉमिक जो स्तर के लोग हैं, जो हाई इनकम के लोग हैं, उन लोगों में अवेयरनेस आई है। लेकिन अगर अभी आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास मोहल्लों में जाओगे और उनसे पूछोगे कि भाई आपके पास टॉप 5 और 10 जो चीजें हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको आप बताएं, तो वो उसमें एयर पोल्यूशन कहीं भी नहीं होगा। तो जिस प्रकार से स्मोकिंग के लिए या दूसरी चीजों के लिए, तंबाकू के लिए जो अभियान चलाए गए हैं, उसी प्रकार से हमें वायु प्रदूषण के लिए भी अभियान चलाने होंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो और एक चीज मुझे और लगता है कि अब न हमें एयरशेड लेवल, जैसे एयरशेड क्या होता है कि जैसे हम दिल्ली की बात करते हैं, एनसीआर की बात करते हैं, तो हमें क्या होता है, जो देखिए क्या होता है, एयर पोल्यूशन जो है, जिस प्रकार की चिड़िया और पक्षियां जो है कि बाउंड्री को नहीं मानते, उसी प्रकार से एयर पोल्यूशन भी बाउंड्री को नहीं मानता। ठीक है, तो अभी हमें एक एयरशेड लेवल अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि हमें जैसे संपूर्ण उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन सबको करना पड़ेगा, एक एक क्षेत्र मानना पड़ेगा। और उसके बाद जिस प्रकार से जैसे कि तहसील और जिला, वार्ड और हर स्तर पे जो है कि हमें विभिन्न स्तर पे हमें एक कार्य प्रणाली लागू करनी पड़ेगी और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। और वह जो तरीका है, मुझे लगता है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए थोड़ा कारगर हो। कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैम ने बताया, डॉक्टर दीपा त्यागी मैम ने, कि एयर पोल्यूशन इतना खतरनाक है, जो हमारे देश की जो ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट रिलीज हुई थी, तो उसमें बताया गया था कि 6% भारत के बच्चे अस्थमा से पीड़ित है। और उसके अलावा कुछ डॉक्टर्स ने जो है कि दिल्ली में सर्वे कराया था विभिन्न स्थानों में, और उन्होंने पाया था कि 8% जो है कि वहां के बच्चे जो है अस्थमा से पीड़ित है। दूसरा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, डॉक्टर गौर सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि वेस्ट की। अभी क्या हो रहा है कि हम शहरों की वेस्ट की तो बात कर रहे हैं, परंतु गांव में जो है कि एक बिहेवियर चेंज हुआ है। अगर आप पहले देखा जाए तो पहले हम लोग बड़े सस्टेनेबल चीजों का उपयोग करते थे, पत्तल में खाना खाते थे और बहुत सारी चीजें थी। अभी क्या हो रहा है कि चीजें महंगी हो गई, तो अब जो वेस्ट जनरेशन जिस प्रकार का शहर में होता था, सिमिलर प्रकार का वेस्ट जो है कि गांव में जनरेट होने लगा है। और वहां पे कोई वेस्ट मैनेजमेंट की कोई ऐसी कोई प्रणाली नहीं है, तो वह भी जो वेस्ट है वो जलाया जाता है। और वह जो वेस्ट है हमारी गिनती में आता नहीं, जब हम प्रदूषण के जो वैज्ञानिक रूप में करते हैं, क्योंकि उसकी कोई जानकारी हमारे पास नहीं, वह भी स्तर बढ़ रहा है। तो अभी हमें जिन स्रोतों का ज्ञान नहीं है, अभी हमें उस ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि हमें जो जिसे बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड सोर्सेस, उनको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और किसी पर्टिकुलर सोर्स को ब्लेम करना थोड़ा कम करना पड़ेगा, सभी स्रोतों पे इक्वल ध्यान देना। एक और जी, क्या उस दिशा में आपको लगता है कि जो प्रयास होने चाहिए, आप पिछली सरकारों से लेकर के अब तक भी, या हमारी और आपकी भी जो जिम्मेदारी है, या अवेयरनेस के जो प्रोग्राम्स हैं, या जिस भी तरह से इसको कंट्रोल करना है, क्या आपको लग रहा है कि कोई पॉजिटिव साइन नजर आ रहा है कि हम उम्मीद करें कि यहाँ हो सकता है कि आने वाले भविष्य में कम से कम कुछ स्थितियां इससे सुधरती हुई नजर आए, फिर उससे सबक लेते हुए हो सकता है कि हम लोग क्लीन एनवायरमेंट में भी सांस लेना शुरू करें? क्या वो अप्रोच आपको दिखती है? अब ऐसा है कि दो चीजें हैं सरकार में, पॉलिसीज, अवेयरनेस कैंपेन कभी कभी बीच में चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। जो सबसे बड़ा कारण है, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, बहुत सारे काम हमने किए हैं, एक राजनीतिक इच्छा शक्ति। जैसे मैंने पहले कहा कि आज के दिन मैं किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं ले रहा, सबके साथ है, जो हमारे राजनेता हैं उनका सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ चिंता होती है अगला इलेक्शन जीतने। जिस दिन हमारे राजनेता ने अपने अगली जनरेशन, आने वाली नस्लों के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया, समस्या हल हो जाएगी। और उसके लिए एक इच्छा शक्ति सर्व पार्टी, नॉट फॉर वन पर्टिकुलर पार्टी, सब पार्टियों की मीटिंग बुला के, एक जैसे WHO कर रहा है, या हम एक एनवायरमेंट समिट अभी ग्लासगो के अंदर हुई है, कुछ हमने किया है। व्हाई कांट आवर गवर्नमेंट टेक ए इनिशिएटिव with all the political party in the country, state wise और that, उनके साथ रख करके एक हम 10 साल, 15 साल, 5 साल का रोड मैप बनाए, ताकि कोई अपोज ना करे। आज मैं कोई काम करना चाहता हूँ जो थोड़ा सा किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में अनपॉपुलर है, तो अपोजिशन पार्टी उसका फायदा उठाती है और वहां प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो ये डेमोक्रेसी के बहुत फायदे हैं, कुछ एक नुकसान भी हैं। तो ये है, तो अगर हम इसका तरीका एक ही है कि सब पार्टीज को मिलकर के एक रोड मैप, 6 महीने में ये बंद, 6 महीने में सिंगल यूज पॉलीथीन बंद, वो बहुत बड़ा एक कारण है जलने का। डॉक्टर साहब को भी पता है और नागपुरे जी को भी पता है, और ऑलरेडी ऑफिशियली कानून के हिसाब से वो 2010 से बैन है। 50 माइक्रोन से कम वाला पॉलीथीन बैन है, लेकिन चल रहा है और राजनेता भी कुछ नहीं कहते। मैंने भी अभी बात की थी थोड़े दिन पहले, कह रहे दिवाली का त्योहार निकल लेने दो, दुकानदारों की, बेचारों की रोजी मारी जाएगी, तो बाद में देखें। तो ये हालत है हमारी।
तो एक वो हो जाए, मतलब कि अगर हम कहते 1 साल में पॉलीथीन बंद करेंगे, उसके बाद हम इतना कोयला इतना बंद करेंगे, ये करेंगे, इतना हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बढ़ाएंगे, इसके लिए हमें अगर सेस लगाना पड़े लगाएंगे, वगैरह वगैरह करके एक एक रोड मैप बनाए जिसमें कि सर्व पार्टी इन्वॉल्व हो। कल को सरकार बदले तो वो रोड मैप चलता रहे। जी जी ये नहीं कि दूसरी पार्टी आ गई तो खत्म हो गया, नहीं से फिर कुछ नहीं होगा सर, जो ऐसे हो रहा है वैसे ही होगा। जी। फिर तो जो आज के दिन अगर थोड़े बहुत पर्यावरण पे काम हुए हैं, चाहे पराली जलाने का कम हुआ है, चाहे सीएनजी हुआ है, आप देखो हमारी किसी सरकार ने नहीं किया, वो किया तो कोर्ट ने किया। तो कोर्ट के आदेश मानने पड़े सरकारों को। तो इसके लिए अगर एक मैक्रो लेवल पे जो मैं बात कर रहा हूँ, और मेरा ख्याल है अजय जी और डॉक्टर जी साहब दोनों इससे सहमत होंगे, राजनीति की इच्छा शक्ति बन सकती है तो हो सकता है, फिर इसमें एनफोर्समेंट भी होगी, अवेयरनेस भी होगी, इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, और लोगों को ये पार्टी को नहीं रहेगा वोट बैंक यूज करने का, क्योंकि सब पार्टी उसमें बराबर की भागीदार होंगी, सबके ने उसको एग्री किया। मेरा एक सजेशन है सर ये आज के राजनेताओं से। जी जी जी। डॉक्टर दीपक त्यागी जी, थोड़ा सा एक डॉक्टर होने के नाते ये भी बताइए हम लोगों को, हमारे दर्शकों को भी, क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि इस समय तो कम से कम एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा खराब है, स्पेशली बड़े शहरों में, टाउन्स में हम लोग देख रहे हैं बहुत स्थिति खराब है। लोग कैसे थोड़ा सा बचे, प्रिवेंटिव तौर पर अभी क्या करें, कैसे अपने आप को थोड़ा सेफ सिक्योर रख सकते हैं ये, और दूसरा ये है कि आप भी थोड़ा सा इस विषय को समझाएं। हालांकि आप एक डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा क्या होना चाहिए पॉलिसीज के लेवल से लेकर के, या लोगों के अपनी इंडिविजुअल बिहेवियर से लेकर लोगों को क्या करना चाहिए, कम से कम सबका कंट्रीब्यूशन नजर आए। डॉक्टर दीपा त्यागी जी। देखिए, ये बात बहुत अच्छी है कि जन सहभागिता होनी चाहिए। कोरोना जैसी महामारी को हम लोग जो हरा पाए उसका कारण यही था कि हम सब ने मास्क का प्रयोग किया, और जो भी कोरोना से बचने के लिए 2 गज की दूरी और बाकी चीजें थी उनका पालन किया, वैक्सीन लगवाई। तो बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। ये बात बहुत अच्छी तरह से हम लोग अब सब समझ गए हैं। तो पॉलीथीन का उपयोग बंद होना, और अपने देश के लिए हम जैसे देशभक्ति की बात करते हैं, या हम अपनी संस्कृति बचाने की बात करते हैं, या हम अपने समाज को बचाने की बात करते हैं, उसी तरह स्वास्थ्य बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कुछ इस तरह से समझाएं कि उनके लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ मिट्टी, ये तीनों चीजें उपलब्ध रहें, और इसके बारे में हम एजुकेट करें। और मुझे लगता है कि हमारे सिलेबस में, छोटे बच्चों के सिलेबस में 10th तक ये बात पढ़ाई जानी चाहिए, इस पर नुक्कड़ नाटक होने चाहिए। बहुत अच्छा है कि आपका न्यूज चैनल एक इस पर टॉक आयोजित कर रहा है, लेकिन इसको और ज्यादा बड़े स्केल पर फैलाने की जरूरत है कि हम पॉल्यूशन को बचाने से इतना अधिक बचें कि पॉल्यूशन ना फैले। इस मौसम में फैलता है, ये तो सर ने अभी कारण बताया ही था कि टेम्परेचर में फर्क आता है, तो इस समय कोहरा बनना शुरू होता है, उसमें जब धुआं मिलता है तो हमें स्मॉग दिखाई देता है। तो मास्क का प्रयोग करना, और अगर मास्क का प्रयोग इतने महंगे K95 का हम लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग N95 का, तो हम थोड़ा गीला कपड़ा, गीला मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पार्टिकल्स थोड़ा बाहर ही रुक जाएंगे, बाहर की सरफेस पर, और अंदर हमारी सांस के थ्रू नहीं जाएंगे। एक बात ये भी है कि घर के अंदर भी पोल्यूशन से बचना जरूरी है। अगर हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, तो एक उसका मैनेजमेंट करने के लिए सरकार को ही आगे आना होगा, और हम लोगों को भी इस मानसिकता से बचना होगा कि जहाँ भी रोड बन जाती है और थोड़ी चहल पहल हो जाती है, वहीं सब लोग घर बना के रहने लगते हैं। तो इंडस्ट्री के एरिया को सिटी स्कर्ट से दूर ले जाना भी एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है। और ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हम सारी पार्टीज को मिलकर एक मास मूवमेंट बनाना एक जरूरी है। जिस तरह से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, उसमें कोई भी मेंबर हो सकते हैं, रूलिंग पार्टी और अदरवाइज जो विपक्ष की पार्टी है उसके। तो ये वाकई बहुत अच्छा सजेशन है कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हम लोग सब मिलकर एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने के बजाय एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे कि पॉल्यूशन को थोड़ा सा कम किया जा सके।
सिर्फ किसानों के ऊपर ही जिम्मेदारी नहीं है, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। और इंडस्ट्री चलाने वाले लोग एक्चुअली इतना इनकम उनकी इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें पोल्यूशन का, एयर का ट्रीटमेंट करके या पानी का ट्रीटमेंट करके ही उसे बाकी एरिया में प्रवाहित करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इससे बीमारियां होके हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती जा रही है, और अगर हमें शुद्ध वायु नहीं मिलती है और तो हमारा आईक्यू लेवल भी बहुत सफर करता है। आखिर को प्योर ऑक्सीजन चाहिए हर काम को अच्छी तरह से चलाने के लिए बॉडी के अंदर। और अगर बीमार ही हो जाएंगे, कैंसर जैसी बीमारी होती है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है कहने के लिए। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंडस्ट्रियल एरिया को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, और सरकार को और सब पार्टीज को इसमें सामने आना चाहिए, और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। जैसे कि आप बैटरी वाली कारें चलना शुरू हो रही हैं और सरकार सब्सिडी दे रही है, उसके लिए सोलर पावर इस्तेमाल करनी चाहिए। वो शुरू में महंगा होता है, लेकिन जब सब लोग यूज करने लगते हैं तो उसकी कीमत कम हो जाती है। वो इस्तेमाल करना चाहिए। कोयला और पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो वो इन सब चीजों में हमें मदद करेगी। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों को सामने आकर उपाय निकालने होंगे। ये प्रिवेंटिव मेजर्स पर हमें ज्यादा जोर देना होगा। बचने के लिए तो मास्क ही है, और कुछ है मास्क के अलावा, क्योंकि बाहर आना जाना पड़ेगा ही जीविका के लिए और कामकाज करने के लिए। तो मास्क का इस्तेमाल करें जहां ज्यादा है वहां पर। जैसे आप जानते हैं, धुएं से बचने के लिए कहीं आग लग जाती है तो हम लोग गीले तौलिए का ही इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। तो थोड़ा मोटा मास्क सूती कपड़े का, उसको हम गीला करके नाक पर लगाएंगे तो पार्टिकल्स बाहर रुक जाएंगे और हवा ही अंदर जा पाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर अजय नागपुरी जी, एक चीज मैं आपसे जरूर यहाँ जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही इस बात को कहा कि ये इस बात को दर्शाता है कि ये पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोसेस में चल रहा है। अब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, खासतौर से हिंदुस्तान जैसे देश के लिए, कि दोनों चीजों को बैलेंस करना है, क्योंकि अगर एक चीज को आप रोक रहे हैं तो फिर दूसरा उसका आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आपको नजर आता है? इसलिए हम लोग पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं इस नजरिए से भी देखना शुरू कर देते हैं कि नहीं, चलिए इस कॉस्ट पर हम इसको नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको हम कहीं नजरअंदाज, या फिर जो काम हमको जिस इंटेंसिटी के साथ करना चाहिए वो नजर नहीं आता है। ये एक बहुत बड़ा अगर चैलेंज है तो फिर इससे कैसे निपटा जाए? देखिए, डेवलपमेंट तो हो रहा है और भारत में डेवलप कर ही रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हमें अपना मैनेजमेंट सुधारना पड़ेगा, जिसे अब जैसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर उदाहरण के तौर पर अगर एयर पोल्यूशन की बात करें तो जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, अगर हम उनमें देखा जाए तो उसमें वायु प्रदूषण की कोई भी वैज्ञानिक उसमें होंगे ही नहीं। सिविल इंजीनियर्स होते हैं और जो लोग होते हैं उसमें वायु प्रदूषण का कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसे वायु प्रदूषण की जानकारी हो कि इससे कितना एमिशंस निकल रहा है, यह प्रदूषण किधर जाएगा। उसके पहले प्रोजेक्ट के पहले एक EIA रिपोर्ट बना दी जाती है। परंतु मुझे लगता है कि अभी हमारी जरूरत है कि हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में हमारे पास हर प्रकार की जो पर्यावरणीय समस्या है उनको लेके एक टीम रहना चाहिए, जो उसको न कि सिर्फ हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पे डिपेंड करें, परंतु हमारे पास वो टीम रहे, वो हर पहलू की जांच करे। उदाहरण के तौर पे अगर एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और अगर हम जमीन को समतल कर रहे हैं, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ एक टीम होना चाहिए। उसके पास ये रहना चाहिए कि हमें ये जो डस्ट को कैसे आगे नहीं बढ़ने देना है, इसको फैलने से कैसे रोकना है, क्या क्या मेजर्स हैं, और वो है। तो जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच है वह बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट को मैनेज करना किया जा सकता है पर्यावरण को डेवलपमेंट के साथ, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। समस्या सबसे बड़ी यह है कि हमारे पास वर्क फोर्स अच्छी नहीं है, मतलब कम है। उदाहरण के तौर पर अगर वायु प्रदूषण की बात किया जाए, हमारे पास जो अच्छे वैज्ञानिक हैं भारत में आप उनको उंगलियों में गिन सकते हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटीज के बाद जो ऐसे वैज्ञानिक हैं जो पूर्ण रूप से एयर पोल्यूशन पे काम करते हैं। IITs को छोड़ के, IITs और कुछ यूनिवर्सिटीज में ही सिर्फ वायु प्रदूषण के वैज्ञानिक हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज है और बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वहाँ वैज्ञानिक है नहीं। दूसरी बात, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके पास भी वर्क फोर्स की बहुत ज्यादा कमी है।
परंतु इसके साथ साथ हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अपॉर्चुनिटीज ये हैं कि हमारे बहुत सारे पीएचडी मास्टर्स स्टूडेंट हर साल पास होते हैं जो पर्यावरण विज्ञान विषय को लेकर। मुझे लगता है कि हमारी सरकारों को उन विद्यार्थियों को जो ऑलरेडी ट्रेंड है अच्छे तरीके से, उन मास्टर्स पीएचडी स्टूडेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूटिलाइज करना चाहिए इस प्रकार के विभिन्न प्रोजेक्ट में। और अगर हम हर स्तर पे पर्यावरण की हर पहलू का ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि चीजें काम करना चालू कर देगी और प्रदूषण कम होगा। यह मेरा व्यू है। एक और जी, आपके हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, और डेवलपिंग कंट्रीज होने के नाते सबसे बड़ी चुनौती के तौर पे कम से कम अगर हम लोग हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में समझना चाहें तो क्या नजर आता है? क्या सबसे बड़ा आपको हर्डल लगता है? क्योंकि कॉस्ट क्या होगी इसकी ये भी हमको सोचने की बहुत जरूरत पड़ेगी। और क्या ये एक वजह आप देखते हैं, समझते हैं कि इस वजह से भी हम लोग उतना फोकस नहीं हो पाते हैं कि हाँ एनवायरमेंट को हमको कैसे क्लीन रखना है, इस पर फोकस हुआ जाए? आपने बहुत ही इंटेलिजेंट एक क्वेश्चन इस समय उठाया है। देखिए, तरीके तो बहुत हैं, नागपुरे जी ने कहा बहुत तरीके हैं, कुछ हम कर भी रहे हैं पीस मील में, ये नहीं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको पता हो कि जब भी ये पोल्यूशन बढ़ता है तो हम एक आदेश दे देते हैं एनसीआर में कि इंडस्ट्री के अंदर जनसेट नहीं चलेगा 3 महीने के लिए। वो अलग बात है, फिर भी कुछ एक चलते हैं, कुछ हाई राइज सोसाइटियाँ होती है, उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उनको एग्जम्पशन दे दी जाती है वगैरह वगैरह। तो इसमें ना एक पब्लिक पार्टनरशिप के साथ मुहिम चलानी ज़रूरत है। जैसे एक तो सरकार चला रही है कि जैसे वो इको फ्रेंडली व्हीकल्स आ रही हैं, जैसे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उस पर कुछ स्टेट्स ने रजिस्ट्रेशन फीस माफ़ करी है, कुछ इंसेंटिव दिए हैं, ये है। नंबर 2, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के बिना तो हमारा इतना बड़ा कंट्री चल नहीं पाएगा। वो रिक्वायर एटलीस्ट, अगर हमने यूरोप के मुकाबले में चलना है, वो भी 2050 तक तो हमें 11-12-13% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। तो वो तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज के दिन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो प्रोसेस एंड मेथड इम्प्रूवमेंट हुए हैं, उसके साथ हम इसको बिल्कुल ज़ीरो तो पोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन एक रहने लायक जो आज से 15 साल पहले था वो लाइक कर सकते हैं। जैसे कि पहले एक हिंदुस्तान में मूवमेंट चली एलपीजी सब घरों में आ गया, लकड़ी चलानी काफ़ी खत्म हो गई। उसके बाद अगर आप देखो, कम से कम मुझे बाकी का तो पता नहीं, एनसीआर का पता है कि सब जगह पर पीएनजी एलपीजी की पाइपलाइन आ चुकी है। इंडस्ट्री के जेनसेट जो हैं वो कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू दैट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ आती है। सिमिलरली जो हमारी हाई राइजिंग सोसाइटी नोएडा के अंदर या फरीदाबाद में, गुड़गांव में यहाँ बनी है, दे कैन बी, उनके जो जेनसेट है वो भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो काम हो रहा है, अगर ये थोड़ी सी स्पीड पकड़ ले, या एक मेट्रो एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, मेट्रो जाके प्राइवेट गाड़ियाँ चलनी बंद हो, और इन सब के ऊपर जो है एक हमारी होती है, बहुत सारे कानून हैं देश के अंदर। एनजीटी बना था, इसीलिए बना था, बट एनजीटी के अगेन में कोई मेंबर नहीं है जो एक्सपर्ट हो एनवायरनमेंट के ऊपर। वो रिटायर्ड जजेस हैं, एडवाइजर जरूर है उनके, लेकिन एनजीटी के बहुत सारे डिसीजन हमारे हाई कोर्ट में चैलेंज हो जाते हैं, स्टे लग जाता है, उन पर बहुत समय लगता है। इसी कारण से याद हो, पिछली सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई थी सुनीता नारायण जी के अंडर में, वो आज भी चल रही है। उन सजेशन जो है, बड़ी अच्छी सजेशन है। सुनीता नारायण जी की पिछले 3 साल की रिपोर्ट देख लो, वो इम्प्लीमेंट कर दो तो आपका 40% पोल्यूशन कम हो जाएगा। लेकिन अगेन वही बात घूम के आती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति। आज के दिन हम एक चीज़ की बंद कर दें, उसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दें, फिर वो सोचते हैं उसके वर्कर कहाँ जाएंगे, वो फैक्ट्री का क्या होगा, वो ये हो जाएगा, फिर अगले बार हमको वोट नहीं। तो ये सब चीज़ें जो घूम के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ, वर्ड सस्टेनेबल बया सही किया अजय जी ने यूज़ किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हम पोल्यूशन को विद इन टॉलरेबल लिमिट ख़त्म नहीं कर सकते, विद इन टॉलरेबल लिमिट रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी भी है, आज सोर्स भी हैं, और इतना महंगा भी नहीं है रिसोर्स। डीजल पेट्रोल से हमारी पीएनजी सस्ती है सर, महंगी नहीं है। तो हो सकता है, लेकिन उसमें हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। कोई भी आज में कोई सरकार, यूपी सरकार है, हरियाणा सरकार है, पॉलीथीन 50 माइक्रोन बंद है, 2-4-5 चलान करे, अगले दिन प्रोटेस्ट हो जाएंगे, दुकानदार मर जाएंगे, इतने हजार वर्कर बेरोजगार हो जाएंगे, उनको भी अल्टरनेटिव मिलता है, ऐसी बात नहीं है, जगह मिल सकती है। तो करे। और दूसरा एक जो अवेयरनेस है ना, जिस तरह एक मास मूवमेंट जो डॉक्टर साहब ने कहा कोरोना के लिए चली थी, या कि पहला स्टेप हमारा क्या, फर्स्ट स्टेप, वो समझ नहीं आएगा, मतलब लोगों को समझाना पड़ेगा। जैसे मेरे को तो याद नहीं है, आप पूछो
कि व्हेन वाज द स्काई वाज ब्लू, मेरे को याद नहीं है 8-10 साल पहले कभी देखा हो तो देखा हो, वरना नीला स्काई नहीं होता, वो मिट्टी वाले रंग का होता है। या अगर बारिश पड़ती है तो हल्का सा उसमें नीला टिंज आ जाता है। नीला नहीं देखा, लेकिन गाने बने हुए ना बॉलीवुड में, नीले गगन के तरह वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। तो इन सारी चीजों को क्यों है कि पोल्यूशन लॉकडाउन में देखने को मिला। हाँ, थोड़ा सा पड़ा, बिल्कुल मिला सर लॉकडाउन में, क्योंकि सबको एक्टिविटी बंद थी। तो ये जो सारी बात है, एक अवेयरनेस में हमने अपने शहर में एक हमारे विद द हेल्प ऑफ म्युनिसिपल कमिश्नर यशपाल जी के साथ मिलकर एक मुहिम शुरू करी है। फर्स्ट स्टेप जो हमने किया है कि हम घर से फ्रॉम दी सोर्स, गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, सोसाइटी हो, हम वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे, ड्राई और वेट वेस्ट को करेंगे। उससे क्या है कि एटलीस्ट जो ड्राई वेस्ट है उसको हमने गजरौला में एक रिसाइकलर से बात हो गई है, वो लेके जाएगा और वो करकरा के देगा। थोड़ा सा पॉलीथीन का इस्तेमाल ऑटोमेटिकली कम होगा। मतलब इस तरह से करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ा, हम 750 स्कूल्स के अंदर हमने बच्चों को अवेयरनेस करी, 200 से ऊपर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को, 70 से ऊपर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन को, फिर गृहिणियों के साथ वगैरह। तो ये मतलब सरकार अकेली नहीं कर पाएगी और ना हम अकेले कर पाएंगे। एक पार्टनरशिप बना करके, एक एक्शन टीम बना करके, टाइम बाउंड प्रोग्राम के साथ, POS जिसको हम बोलते हैं। बिल्कुल गौर साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही है और इस चर्चा को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। ये हमको और आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जिस एनवायरमेंट पे हम और आप रहते हैं उसको सेफ और सिक्योर रखने की हमारी और आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकारों की है। हम और आप अगर अवेयर हो जाएंगे तो इस पॉल्यूशन से भी हम निपट सकते हैं। आज बड़ी बहस में आगे तो इस पोल्यूशन से अगर आपको निपटना है तो फिर आपको इस बातों का ख्याल भी रखना पड़ेगा कि आखिर जो आपके आसपास या फिर आपके एनवायरनमेंट में ये जो पोल्यूशन फैल रहा है उसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा।